राजस्थान में 6 मई को शेष 12 सीटों पर चुनाव होना है। दोनों प्रमुख पार्टियों के स्टार प्रचारक पूरे दमखम के साथ यहां प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, दोनों की इन सीटों पर 9 बड़ी रैलियां हो रही है। इनमें सबसे बड़ी हॉट सीट जयपुर ग्रामीण बनी हुई है। यहां एक दिन पहले 29 अप्रैल को राहुल कोटपूतली में सभा कर चुके हैं और एक दिन बाद 1 मई को पीएम मोदी ने जयपुर में विशाल रैली को संबोधित किया, तो चोमू में राहुल गांधी ने फिर से सभा को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस बार आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। गत विधानसभा चुनाव का उत्साह राहुल के भाषणों से साफ झलक रहा है। मुद्दों की अगर बात करें तो राहुल ने युवाओं को रोजगार देने, नोटबंदी और राफेल घोटाले, मोदी सरकार पर निशाना साध वही न्याय योजना पर भी चर्चा की। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के बैंक अकाउंट में डाला है। आपको याद होगा कि नोटबंदी की और आपके घर में से आपका पैसा निकाला और नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोगों को दिया। दूसरी ओर पीएम मोदी ने राष्ट्रवाद और आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने और सीमा पर सैन्य कार्रवाइयों को अपनी सरकार की उपलब्धियों में प्रमुख रूप से गिनाया। इस दौरान मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। भाइयों बहनों, मैंने राजस्थान का मिजाज पिछली बार आया था, देख लिया था। कांग्रेस का बचना मुश्किल है। अरे जो अपने बेटे को भी नहीं बता पाएंगे वो कांग्रेस को क्या बचा पाएंगे जी। हालांकि राष्ट्रवाद के नए हथियार के साथ देश को फतेह करने निकले मोदी को लेकर राजस्थान में उत्साह तो नजर आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत और उप मुख्यमंत्री पायलट को आम चुनाव में भी विधानसभा चुनाव की तरह अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। गहलोत भी अपनी सभाओं में मोदी को जुमलेबाज कहते नजर आ रहे हैं। हाल ही में गहलोत का एक बयान चर्चाओं में रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में बैठाना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है पीएम मोदी से सच बुलवाना। जोधपुर में आकर के जिस रूप में उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री पर अटैक किया और ये कहा पाकिस्तान की भाषा में बोल रहा हूं, एक चुनी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जी चुने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री भी चुना हुआ है। प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं होता है कि आप किसी मुख्यमंत्री के बारे में आप इतनी गंभीर बात कह दो कि पाकिस्तान के। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के साथ ही राजस्थान की बीकानेर और नागौर सीटों पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई है। इन दिनों सीटों पर दिग्गजों की साख और पार्टियों के तमाम सियासी दांव एक दूसरे पर हावी होते नजर आ रहे हैं। जयपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, तो कांग्रेस ने शादुलपुर से विधायक कृष्णा पूनिया पर दांव खेला है। जयपुर के बाद सबसे बड़ी हॉट सीट नागौर मानी जा रही है। यहां से बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद आरएलपी के हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस की ओर से ज्योति मिर्धा ताल ठोक रही है। बीकानेर सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। यहां पर बीजेपी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस की ओर से उन्हीं के मौसेरे भाई मदन गोपाल मेघवाल को मैदान में उतारा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इन 12 सीटों पर किसका पलड़ा भारी होगा। जन टीवी न्यूज जयपुर। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और बात कर रहे हैं महासमर 2019 की। राजस्थान में आपको ज्यादा वक्त नहीं, अपनी जो कवायद इतने लंबे समय से, चाहे मीडिया की हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज की हो या आम जनता की हो, राजस्थान के सेकंड फेज के लिए भी चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है और ताकत सब लोगों ने लगा रखी है। रोड शो, सभाएं, तमाम दौर आपने राजस्थान के देखे। पहले फेज में 13 और दूसरे फेज में 12। यह जो फेज है ये बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती वाला है। चुनौती तो पूरी 25 सीट की कहें, क्योंकि बीजेपी के सामने चुनौती इस मायने में है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 25 सीट पर कब्जा था। अब अगर कुछ भी सीट अगर कम होती हैं तो बीजेपी की टोटल जो सीट है उसमें से माइनस होगा। अब बीजेपी कितनी तैयारी के साथ
कितनी इन सब चीजों के लिए तैयार है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मिशन 25 को लेकर के बीजेपी भी दावे कर रही है और कांग्रेस भी दावे कर रही है। जब पूछा जाता है कि सीट कितनी है तो कहा जा रहा है कि हम तो मिशन 25 पे कायम है, मिशन 25 को लेकर के हमारी टीम और हम काम कर रहे हैं। कितनी सीट किसके खाते में आएंगे तो 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल दावे सबके हैं। हम चर्चा 12 सीट की करेंगे जो राजस्थान के सेकंड फेज के लिए है। यह सीट अगर हम बात करें तो 12 की 12 सीट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 25 सीट पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का रहा। लेकिन यहां एक चर्चा का विषय यह है कि हाल ही में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उस पे कुछ सीटें, ये वाली जो बेल्ट है ये कांग्रेस के लिए कुछ ये कह सकते हैं कि फील गुड वाली फेज रहा। इसमें कांग्रेस के पास में एक अच्छा, वो कह सकते हैं कि एक मिथक तोड़ने के लिए जो सीटें हैं, कुछ सीट मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि कौन कौन सी सीट किस पे क्या कब्जा है। लेकिन इससे पहले हमारे साथ जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादिश साहब हमारे साथ में, प्रियदर्शी भटनागर जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता है, विक्रम सैनी जी हमारे साथ भाजपा नेता है, विष्णु कुलवाल साहब बीएसपी नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। उमेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहला फेज 13 सीट के लिए और सेकंड फेज, पहले फेज की वोटिंग हो चुकी, किसकी किस्मत में क्या है वो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन सेकंड फेज को लेकर के हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे। यह फेज कांग्रेस के लिए थोड़ा सा हैप्पी जोन कह सकते हैं। वजह यह है कि हाल ही में जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए 25 सीट पे कब्जा, लेकिन जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए हैं तो इनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं 2018 के रिजल्ट के लिहाज से अगर हम देखें तो। बाकी तो देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव होते हैं तो परिणाम बदल भी जाते हैं। तो इस फेज को आप किस तरह से देखते हैं, सेकंड फेज को? योगेंद्र जी, ये जो द्वितीय चरण है राजस्थान में, इसकी स्थिति कुछ अलग प्रकार की है। जैसे अभी आपने बताया कि 25 सीटों पे बीजेपी अभी कायम है। मैं कहता हूं कि अभी एक सीट अलवर की बीजेपी के पास में नहीं है, उपचुनाव में कांग्रेस के खाते में आ गई। कांग्रेस के सामने भी एक चुनौती है कि अपनी सीट को बचाए रखने की। नहीं, ये जाएगा कि उपचुनाव के बाद जो नतीजा है वो आज कामयाब नहीं है। साथ ही ये भी चीज है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से लगते हैं, कुछ हरियाणा से लगते हैं, कुछ यूपी से लगते हैं, तो वहां महागठबंधन का प्रभाव इन पे देखा जा सकता है। जैसे भरतपुर वाली सीट है या धौलपुर की सीट है, इस पे महागठबंधन की जो भी नीति है उनका प्रभाव देखने को मिल सकता है। बसपा वहां कितना कुछ गुल खिलाएगी, ये भाजपा कांग्रेस के लिए एक चुनौती वाली चीज होगी। यदि बसपा वहां वोट लेती है तो निश्चित है वो जीते या न जीते, कुछ पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती है। ऐसे ही अभी इस बात को मैं मानना पड़ेगा मुझे, यह आप भी मानेंगे, कि राजस्थान में जातीयता का चुनाव हो गया। ये जो क्षेत्र है जातीयता से भरे हुए हैं। पूर्वी राजस्थान में मीणा फैक्टर है, गुर्जर फैक्टर है या यादव फैक्टर है, जाट फैक्टर है। यह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फैक्टर काम करेगा। इन सब चीजों को देखते हुए हमें मानना पड़ेगा कि जातीयता से परिपूर्ण चुनाव हो गया। भले पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे, जिस पार्टी ने यदि यादव को दिया है तो सामने वाले ने किसी अन्य जाति को दिया है, ये कोशिश ऐसी की है, सोशल इंजीनियरिंग बनाने की कोशिश की है। लेकिन राजस्थान का मतदाता इस बात को मानता है और देखता है कि जातियों में भी बड़ा, उस जाति में बड़ा व्यक्ति कौन। जाटों में भी ये देखा जाता है कि जाटों में बड़ा जाट कौन, यादवों में देखा जाता है कि यादव में बड़ा यादव कौन, मालियों में देखा जाता है मालियों में बड़ा यादव कौन। ये उसी को वोट मिलते हैं। यानी व्यक्ति को, अब भरतपुर की बात की जाए तो वो रिजर्व सीट हो गई। पहले महाराजा साहब को वहां पे एक छत्र, उनको चाहे उनको हमेशा सिंबल बदलते थे, पार्टियां उनके पीछे पीछे दौड़ती थी, सिंबल वो लेके आते थे, वो व्यक्ति चुनाव जीतते थे, क्योंकि उनका बड़ा जाट जाटों का राजा होने की वजह से उनको लाभ मिलता था। अब भरतपुर में कोहली को टिकट दिया, वह जाटो और कोहली का जो आपस में जो है टकराव, उसका ये किस प्रकार से बुना पाएंगे, ये देखने वाली बात है। अलवर में महंत चांदनाथ जी के शिष्य बालकनाथ जी को टिकट दिया गया। अब बालकनाथ जी अलवर जिले के निवासी हैं, उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज पूर्व मंत्री भौर जितेंद्र सिंह खड़े हुए हैं। और ये उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि यदि वो चुनाव नहीं जीतते हैं तो उनके सामने बड़ी समस्या आने वाली है कि 2 चुनाव हारने का उन पर कलंक लगने वाला है, जो किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए उचित नहीं होता।
राजनीति में देखा जाएगा कि कंटिन्यू कोई व्यक्ति 2 चुनाव हार गया, 3 हार गया, तो उसे राजनीति में संन्यास दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब अलवर में बात चल गई कि विकास चाहिए, संन्यास। अब देखना यह कि संन्यास किसको मिलता है, कौन संन्यास लेगा, ये बात अलग है। बिल्कुल। तो मैं जो बात कर रहा था कि 2018 में हाल ही में विधानसभा चुनाव की बात करें तो यह जोन कांग्रेस के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, हैप्पी जोन है। और बात बीएसपी की भी है। बीएसपी की भी जो एमएलए की बात कर ली जाए यहां पे, तो अलवर और भरतपुर बीजेपी के लिए अच्छा संदेश देके लेकर के आता है, जो सेकंड फेज में है। यहां 9 सीट विधानसभा चुनाव के हिसाब से अगर वोटिंग होती है या फिर अगर कांग्रेस की ऐसी एक्सरसाइज है तो 9 सीट कांग्रेस के खाते में और 3 भाजपा के खाते में जाती हैं। हम ये महज एक आंकड़े पे बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणामों से कार्यकर्ताओं में उत्साह रहता है, वहां के कैंडिडेट्स में थोड़ा सा ये एक भरोसा रहता है कि हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें हमारे पक्ष में एक लहर रही, एक वोट आया, बस केवल वही तक देखा जाना चाहिए। लेकिन विश्लेषकों का यह भी मानना है कि हर चुनाव में परिस्थितियां बदलती हैं। जरूरी नहीं है कि लोकसभा चुनाव में जो कुछ आपने देखा वो विधानसभा चुनाव में रहे और जो विधानसभा चुनाव में देखा वो लोकसभा चुनाव में रहे। यहां एक कोट करने वाली बात यह भी होगी कि फरवरी 2018 के अंदर अजमेर और अलवर लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ। दोनों सीट कांग्रेस के कब्जे में चली गई बीजेपी से। वोट प्रतिशत भी अच्छा रहा कांग्रेस का। लेकिन अभी इसमें अगर आप हम देखना चाहें तो अजमेर अलवर जो है वो बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है अभी, जो वहां पे गेन की है बीजेपी ने। और इसी तरह से अजमेर में भी यही पोजीशन रही है। तो यहां एक चौंकाने वाली बात है कि अजमेर और उसमें अजमेर में भी बीजेपी के खाते में जा रही है विधानसभा चुनाव परिणाम के लिहाज से। तो वैसे मैंने कहा कि इस पे मतदाता तय करता है कि होगा क्या। चलिए विक्रम जी के पास में जाना चाहूंगा। विक्रम जी, पूरा कैंपेन आप लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है, चुनाव व्यवस्था, नेताओं के दौरे, सेकंड फेज को किस तरह से देखते हैं? योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मिशन 25 के ऊपर को क्रियान्वित करने में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इस काम को या इस योजना को पूरी तरह क्रियान्वित करने के लिए लगे हुए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार इतिहास अपने आप को फिर से दोहराएगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर विजयी होकर लोकसभा में पहुंचेंगे। अगर अपन बात करें इन 12 सीटों की, तो 12 सीटों में भी परिस्थितियां देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्णतः अनुकूल कह सकते हैं। क्योंकि अगर एमएलए की गणना के आधार पर देखें तो एमएलए के चुनाव एक राज्य के चुनाव होते हैं और राजस्थान के परिवेश में वो वोट पड़ा था। लेकिन आज चुनाव हो रहा है वो देश के प्रधानमंत्री पद को लेके हो रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का सशक्त चेहरा और उनके 5 साल के विकास कार्यों को देखते हुए जनता निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जाएंगी। अगर एमएलए की गिनती पर अपन देखें तो पिछली बार अगर विधानसभा चुनाव में देखें तो झुंझुनू के अंदर सिर्फ 2 एमएलए थे और करौली धौलपुर में भी एमएलए की संख्या कम थी, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद 2 से 2.5-3 लाख वोटों से जीतकर सदन में पहुंचे थे। तो जनता ये देखना चाहती है कि केंद्रीय नेतृत्व कैसा है, केंद्रीय नेतृत्व किनके हाथों में होंगे। इसलिए आप पंचायत के इलेक्शन वहां के सरपंच पंच के आधार पर, एमएलए के चुनाव राजस्थान के आधार पर और केंद्र के अगर चुनाव देखें तो प्रधानमंत्री पद के चेहरे के ऊपर होने हैं। राजस्थान के परिवेश में देखें तो 0.5% का जो डिफरेंस रहा था वो जो कांग्रेस की जो सरकार है उसके द्वारा जो किसानों के ऊपर, जो युवाओं के ऊपर जो बयानबाजी हुई थी और जो एक परिस्थिति या उन्होंने एक सपना दिखाया था किसानों को और युवाओं को, उनके कारण 5% वोट का डिफरेंस हुआ। लेकिन आप देखें कि उसके 3 महीने के बाद राजस्थान का चाहे किसान हो चाहे युवा हो, वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ना तो संपूर्ण कर्ज माफी की बात कर संपूर्ण कर्ज माफी मिली और ना ही युवाओं को अगर भत्ते की बात की तो अब तक एक भी युवाओं को भत्ता जारी नहीं हुआ। तो राजस्थान का चाहे युवा हो चाहे राजस्थान का किसान हो, उन सब के सामने एक पिक्चर और पूरे राजस्थान का स्थिति सामने हो गई। इसलिए निश्चित रूप से वो घर से बाहर बड़ी संख्या में निकल रहा है और आगे भी निकलेगा और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मतदान कर कांग्रेस पार्टी द्वारा जो। चलिए मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। बढ़ाने को सब तक
इलाज पहुंचाने को, करके संकल्प है निकल पड़े हम भारत नया बनाने को। कर चुका फैसला देश मेरा, मिलकर बोला ये देश मेरा, ये देश मेरा। फिर एक बार मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं महासमर 2019 की। 134 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है सेकंड फेज में राजस्थान में। एक बार फिर मैं हमारे कांग्रेस के जो हमारे स्पोक्स पर्सन हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर भटनागर, उनके पास में जाना चाहूंगा। प्रियदर्शी जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। और जैसे कहा जा रहा है कि 12 सीट ही नहीं, मिशन 25 पे हम लोगों ने काम किया। और मिशन 25, कांग्रेस में मिशन 25 को लेकर के दावे कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। आधार क्या रहेगा कांग्रेस का कि जिस लिहाज से कह सकें कि 12 सीट के ऊपर आप कब्जा जमाने जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे को लेकर, एक विजन को लेकर, एक सोच को लेकर चुनाव लड़ती है। इस बार भी यही हाल है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो हम निभाएंगे, उस नीति पे चुनाव लड़ रही है। न्याय की योजना और जो कांग्रेस पार्टी की जो योजना है उस योजना के पक्ष में जनता में अंडर करेंट है और कांग्रेस के पक्ष में चुनाव में परिणाम सामने आएंगे। जो मिशन 25 है उसको हासिल करने में कांग्रेस पूरी तरीके से सफल होगी। साथ में राजस्थान के अगर अपन नजरिए से देखें तो माननीय अशोक गहलोत जी और डिप्टी सीएम पायलट साहब का जो जादू है वो जनता पे चला है। जो भी वायदे इन्होंने करे थे उनको निभाया है। अपन अगर ये देखें, हम लोग अगर ये देखें कि जो कांग्रेस पार्टी ने ये वायदा करा था कि सत्ता में आते ही वो कर्जा माफ करेंगे, तो उन्होंने कर्जा माफ करा, किसानों का कर्जा माफ करा। आज भी अपन आंकड़े देख ले तो 58 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठे आंकड़े दिखाकर, आरोप लगाकर ये करती आई है, जिसको जनता साफ तौर पर नकारेगी और उसका यह परिणाम रहेगा कि राजस्थान के अंदर पुनः मिशन 25 को पाने में कांग्रेस पार्टी सफल होगी। चलिए, हम बता दें आपको कि 11 सीट पे भाजपा 1 सीट नागौर गठबंधन में, हनुमान बेनीवाल वहां गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। 12 सीट पे कांग्रेस है और 10 सीट पे बीएसपी चुनाव लड़ रही है। कुछ सीटों पे कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। कुलवाल साहब, 10 सीट पे आप लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, मेन फोकस सभी 10 पे है या फिर कुछ सीटों पे आप लोग त्रिकोणीय संघर्ष मान के चलते हैं? क्योंकि ऐसा प्रभाव अलवर, भरतपुर, यहां आपके प्रत्याशी जरूर छाप छोड़ रहे हैं, लेकिन एक कड़े मुकाबले की जो बात की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि वोट काट रहे हैं। आप लोगों को कितना भरोसा है अपने कैंडिडेट्स पे? देखिए योगेंद्र जी, अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने जो बात बोली और आप जो मिशन 25 के बाद की जो बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं राजस्थान की तो सीट कुल 25 है और इन दोनों का मिशन 25 है। सीटें हो गई इनकी 50। अब कल आप हमसे पूछोगे अब आपकी कितनी आएगी, हम तो झूठ बोलेंगे नहीं। हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम 23 को बताएंगे कि हम कितनी सीट जीते हैं। जब चुनाव आयोग डिक्लेयर करेगा कि इतने सीटों पर ये आदमी जीता है तो जीता हुआ आदमी वही कहलाएगा। इनका मिशन दोनों पार्टियों का गायब हो जाएगा बाजार से। तो मिशन की बात करने वाले सिर्फ झूठे वादे, झूठे नारे, इन लोगों के कब तक चलेंगे? ये दोनों पार्टियां इतनी परिपक्व है राजस्थान के अंदर कि एक बार तू और एक बार मैं। आज राजस्थान की जो स्थिति है वो लगातार योगेंद्र जी आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, अमित शाह जी ने, अब 162 नहीं होगा, मिशन 180 होगा। और जब मिशन 80 भी नहीं रहा तो अमित शाह जी गायब हो गए। तो मेरा मतलब है कि मिशन की बात जब करो जब आपका मिशन पूरा होने वाला हो। कम से कम जनता को गुमराह मत करो। और सवाल बात आज दूसरा ये बोल रहे हैं कि हम वोट काटने के लिए खड़े हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्या करने के लिए बैठी है? ये कोई शादी में शामिल होकर मिठाई खाने के लिए बैठी हुई है क्या? तो वोट काटना और वोट में जीत के आना, ये सब 23 को पता पड़ेगा। और जनता जो यहाँ की राजस्थान की ने जो फैसला लिया है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 5 साल तक झूठे वादे, झूठे नारे लगाए, आज ये लोकसभा का चुनाव उस आधार पर होगा। राज्य सरकार से कोई इसका संबंध नहीं है
कि राज्य सरकार को भी 3 महीने हुए आए हुए यहाँ पर, तो इसलिए लेकिन सवाल देश नाते होगा बीजेपी जो अपनी बात कर रही है, जैसे अभी विक्रम जी से हमने बात की, क्योंकि अभी अगर कांग्रेस भी कहेगी, आप भी कहेंगे कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी के झूठे वादों पे होगा, तो बीजेपी भी तो कहेगी कि हमने विकास कार्य किया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और वर्तमान सरकार ने जो विधानसभा चुनाव में दावे किए थे वो फुलफिल नहीं कर पा रही है। ये हमारा एक आधार है। योगेंद्र जी, दोनों पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती है और ये घोषणा पत्र 5 साल में पूरा करने का वादा करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अब जो घोषणा की थी 5 साल में पूरी कर दी? क्या राम मंदिर बना दिया? क्या 15 लाख रुपए खाते में डाल दिए? क्या व्यापारियों पर अत्याचार नहीं हुआ? क्या ऐसी 36 कौन सी है जिसको भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि मैंने इनका विकास किया? विकास के नाम से इन्होंने सिर्फ जनता को धोखा दिया। धोखे के इसलिए मास्टर है कि ये जहां भी जाते हैं, जहां भी आते हैं, वहां हर जगह नई बात करते हैं। कुलवार साहब, एक मेरा छोटा सा सवाल है। आपने कहा कि धोखे के मास्टर है। अगर जनता भाजपा में भरोसा करती है तो रिजल्ट तो जनता देती है, फिर तो मेरे ख्याल में ये छाप नहीं लगानी चाहिए बीजेपी के कि धोखे से आए या जुमले करके आ गए। देखिए, जनता कुछ समझती है, जनता के विवेक पे हमें भरोसा रखना चाहिए। ये मैंडेट अगर जनता देती है तो मुझे लगता है कि फिर राजनीतिक दलों को ये आरोप नहीं लगाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने जुमलेबाजी की, लोगों को गुमराह करा, एक झूठ का सहारा लिया। देखिए, ओपन मन चाहिए तो ऐलान जंग है लोकतंत्र का। ये जंग शब्दों से, मंचों से, कार्यकर्ताओं के जोश से लड़ी जाती है, तो गोला बारूद, फरसे, हाल लठीन से नहीं लड़ी जा रही है। तो ये तो मैदानी जंग है जिसमें जितना आप अपने विवेक को काम ले सकते हैं, ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। आपके वर्कर्स के बीच में आप किस तरह से अपने आप को बांधे रखते हो, उनको कैसे उत्साहवर्धित करते हो, ये जो तमाम चीजें हैं, ये मुझे लगता है इस महासमर का पार्ट है। देखिए योगेंद्र जी, अगर आप 2014 के लिए बोलना चाहते हैं तो यह बात तो भारतीय जनता पार्टी भूल जाएगी। ये 2014 है, ये 2014 नहीं है, 2019 है। जहां मोदी जी से जनता पूछती है 5 साल में आपने कौन से काम किए, अगर ये काम ही करते ना तो ये झूठी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बताते। इनको मानना पड़ेगा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक का जो हम नाम ले रहे हैं, आज हमारे देश के 40 सैनिकों की हत्या जिस पार्टी ने की, वो आज वोट मांगने के लिए कैसे जवानों घर जा सकती है? कैसे जनता के सामने? मैं माफी चाहूंगा, हत्या की बात आप इसे आप खारिज करिए। देखिए, सेना और सैनिकों की हत्या कोई नहीं करता है, सब दिल से चाहते हैं। आपका भी राष्ट्र के प्रति, सेना के प्रति वही सम्मान है जो विक्रम जी का हो, चाहे प्रियदर्शी जी का हो, उमिंद्र जी का हो, चाहे मेरा हो और हमारे दर्शकों का हो। तो मुझे लगता है कि ये शब्द आपको वापस लेने चाहिए कि हत्या का जो आरोप लगाया जा रहा है, किस पार्टी पे आप लगा रहे हैं, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। योगेंद्र जी, सैनिक का नाम देश में ले कौन रहा है? सैनिक को हम सम्मान के नजर से देखते हैं और सैनिक हमारे भारत देश का है, सैनिक किसी पार्टी का नहीं है। हमने सैनिक की बात कहा कि सैनिक, मैं कह रहा हूं योगेंद्र जी, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, अब वो आप हमको गुमराह मत कीजिए। जब इतनी बड़ी सेना की गाड़ियां जा रही है, जिस क्षेत्र में करीब लगा हुआ है, वहां एक गाड़ी 50 किलो विस्फोटक लेके घुसती है, और जबकि हमारी सेना के बड़े अधिकारी सब लगातार कह रहे हैं कि आतंकी हमले होने के चांसेज हैं, तो फिर हमारे डोम कहां पड़े थे? आप डोम का सारा लेके बाल घाट तो दिखा रहे हो हमको, फिर आप देखिए ड्रोन के जरिए। हाँ, आप उसको फिर गुमराह मत कीजिए ना। अगर आप मार के आए हो, हमें बहुत खुशी है क्योंकि हमारा भारत की सेना मार के आई है, पर आप गुमराह करके वोटों के ऊपर उसको तब्दील करना चाहते हैं, वो गलत है। अगर आपने एक सेकंड, हाँ, अगर आपका विकास कार्य है और आप विकास कार्य पे वोट लेना चाहते हैं तो हम कहते हैं विकास के आधार पे वोट मांगिए, कोई तकलीफ नहीं है, पर सेना के नाम से और धर्म के नाम से वोट मत मांगिए। देश में जाति जाति को बंटवारा न करें। मैं चले उमिंद्र जी, एक बार आपके पास जाना चाहूंगा। मैं यहां एक सवाल उठता है, मैंने हालांकि कहा कि ये समर है, मैदानी जंग है लोकतंत्र का। अपने विवेक से, अपने मैं तो क्योंकि एक जर्नलिस्ट हूं तो मैं तो यही कहूंगा, अपने विवेक से, अपने रणनीति के जरिए आप जैसे भी चुनाव में पासा फेंकना चाह रहे हैं फेंके, लेकिन आम जनता इसे एक हथकंडे, ओछी राजनीति ये कहकर के बुलाती है। मुद्दे गौण हैं, मुद्दे गायब हैं। इस बात के लिए हम केवल एक पार्टी को नहीं ठहरा सकते दोषी, सभी का हाल यही है। जैसे कहा जाता है कि हमाम में सब नंगे हैं, वह पोजीशन हो रही है।
आम मतदाता के बीच आप भी बैठते हैं, हमारे साथी जो बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक जो रखते हैं वो भी बैठते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि ना चैनल्स पे हमें अच्छा लगता है इस वक्त पॉलिटिकल चीजें सुनना, ना सभाओं में इंटरेस्ट आता है। सभाओं में इंटरेस्ट सिर्फ वर्कर को आता है, और अगर वहां वास्तव में नेता के स्पीच में अगर कोई जोश और जुनून पैदा कर दिया, वो वर्कर के काम आता है जो आपके इलेक्शन के दिन तक मेंटेन रखता है। ये बात सही है, वो व्यर्थ नहीं है, लेकिन आम पब्लिक का इंटरेस्ट किसी नेता में नहीं है। ये मैं पहली बार देख रहा हूं। मैंने बहुत बार देखा, इंदिरा गांधी की सभाओं में मैं बच्चा था लेकिन सुना करते थे, हम 9th-10th में पढ़ते थे, तो हम लोगों से पूछते थे कि आप तो फला पार्टी से जुड़े, आप क्यों जाके आए वहां पे, कि सुनने में कोई बुराई नहीं हो, देश की नेता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब जयपुर में चौपड़ से सभा में संबोधित कर रहे थे, उस वक्त के मैं कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं जानता हूं जो अटल बिहारी वाजपेयी की सभा सुन रहे थे। वो इस वजह से सुनते थे कि अच्छा वक्ता आपको बनना है तो एक श्रोता भी अच्छा बनना चाहिए, सुनना चाहिए कि वो किस तरह से बोलते थे। और वास्तव में कोई जमाना क्यों था कि नेताओं की सीडी बिकती थी, लोग अपनी जेब से पैसे लगा के वर्कर खरीद करके और अपने घर पे जाके सुनते थे, वो दौर क्यों खत्म हो गया? योगेंद्र जी, ये चुनाव आपने देखा है केवल गाली गलौज का चुनाव हो गया। वह समय भी आपने देखा होगा जब अटल जी की 52 कविताएं किसी भी दल का व्यक्ति उसके घर में उपलब्ध हो जाती थी। अभी क्या है कि अब शब्दों का मुद्दा विहीन चुनाव है, अब शब्दों से भरा हुआ चुनाव है। इस चुनाव में हमने देखा है कि जिस प्रकार के शब्द काम में लिए गए, ऐसे शब्द काम में लिए गए जिनकी चर्चा यहां करना उचित नहीं है, जो कि केवल बढ़ाने वाली बातें हैं। अटल जी का जमाना एक अलग था। उमेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद में वापस आपके पास लौटते हैं। बहन बेटियों का सम्मान न्याय, अब होगा न्याय। कांग्रेस को वोट दे। 5 साल पहले इसी खेत पर आए थे ये लोग, बोले थे खेती से दुगनी कमाई होगी, 15-15 लाख खाते में आएंगे। किसान आदमी हूँ, कर लिया इन पे भरोसा और दे दिया अपना वोट। जब मेरे किसान भाई अपनी जान गंवा रहे थे, ये लोग अच्छे दिन के सपने दिखा रहे थे। मालूम नहीं था ये झूठे मेरे लिए नहीं, सिर्फ मेरे वोट के लिए खेत तक आए थे। मेहनती किसानों को ठगने वाली भाजपा से जरा बच के रहना। अब होगा न्याय। राजस्थान कांग्रेस। किसान की किसी को परवाह का है? कांग्रेस पार्टी को परवाह है। कांग्रेस पार्टी कर्ज न चुकाने पे किसी भी किसान को जेल न जाने देगी। हर साल किसानों का अपना अलग कृषि बजट होगा। वोट देंगे हम तो सरकार बदली होगी। अब होगा न्याय। फिर लालच देने आएंगे, फिर जनता को बहकाएंगे। 70 साल अन्याय किया, अब वो क्या न्याय दिलाएंगे। कर चुका फैसला देश मेरा, मिलकर बोला ये देश मेरा, ये देश मेरा। फिर एक बार मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम महासमर 2019 की। उमेंद्र जी, आपके पास में था मैं, क्योंकि एक मुद्दा है ये। आम जनता, हमें तो मुद्दा लगता है कि चले पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा वो कहा, मीडिया के लिए एक सुर्खियां भी बन जाती है, हम चर्चा भी उन पे कर लेते हैं। मैंने बड़ा सभ्य और शालीन तरीके से कहा कि एक रणनीति का हिस्सा है जो कुछ चल रहा है, और लोकतंत्र के महापर्व हमें नजर आता है, लेकिन इसे महासमर भी लोग बोलते हैं। और ये ऐलान जंग कहूंगा इसमें कि आप अपने विवेक की और रणनीति से किस तरह से इस चुनाव को, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज सभी ये कह चुकी हैं, जब पूछा जाता है कि साहब आपके साथ में कल खड़ा होकर के वो आप ही को गालियां दे रहे थे, आपकी बगावत कर रहे थे, खिलाफत कर रहे थे, आप टिकट क्यों दे रहे हैं, तो कहा जाता है कि विनिंग फैक्टर है लोकतंत्र में, संख्या बल बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी कि कैसे भी हो, एन केन प्रकेन, साम दान दंड भेद, कैसे जीत के सत्ता हासिल करनी है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि ये रणनीति का हिस्सा नहीं है, ये साजिशें रची जा रही हैं चुनाव के दरमियान, एक दूसरे के लिए जोछापन, ओछे हथकंडे जिसे कहा जा सकता है, उन सब का प्रयोग किया जाता है, और कौन कितना यूज कर सकता है वही सफल है। क्योंकि मौजूदी जो हालात हैं भी, उसमें आम पब्लिक के इश्यूज नहीं, मुद्दा वही है जो हम कह रहे हैं, हमारे मुंह से आपको सुनना है, बस वही मुद्दा है। योगेंद्र जी, पॉलिटिक्स में अब कोई नैतिकता बची नहीं है। नैतिकता इसलिए नहीं बची कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब टिकट उसी को मिलता है जो बागी होकर चुनाव लड़े, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। हम इन दोनों ही पार्टियों के आंकड़े उठा के देखें तो इन्होंने बागियों को ज्यादा टिकट दिया है। सुभाष मेहरिया पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, सेकंड पोजीशन पे रहे, अच्छे वोट मिले, अब कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया। हनुमान बेनीवाल ने जम के बीजेपी को गालियां निकाली, उनको टिकट मिल गया। ऐसे में यदि इतिहास में जाएंगे तो प्रहलाद गुंजल, न जाने कितनों के नाम आएंगे, किरोड़ीलाल मीणा, ऐसे कईयों के नाम आएंगे, किरोड़ीलाल भैंसला के भी नाम आएंगे, बहुतों के नाम आएंगे। राजनीति में नैतिकता की बात बिल्कुल समाप्त हो गई, इसकी लॉक लग गया है। बात यह है कि आपके पास कितना बड़ा फैक्टर है, कितना क्या है। हाँ, लेकिन थोड़ी सी एक बात बची हुई है, जहां धन बल और जातीयता में मुकाबला होता है, वहां वैचारिक व्यक्ति को महत्व मिलता है। उसका उदाहरण मैं ले सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी का, कि जब टकराव की स्थिति आए तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मदन लाल जी सैनी को अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि जब धनबल, जनबल और बाहुबल में टकराव होगा तो वैचारिक व्यक्ति को महत्व मिलेगा, वो इन्होंने किया। ऐसे कांग्रेस में भी कई दफे वैचारिक व्यक्तियों को महत्व मिला और मिलना भी चाहिए। राजस्थान की बात की जाए तो यहां दो ही पार्टियों का संगठनात्मक स्वरूप है, चाहे भाजपा, बीजेपी और कांग्रेस का। बसपा या अन्य दलों का भी संगठनात्मक स्वरूप नहीं है। अभी इनकी प्रदेश कार्यकारिणी का क्या हाल है ये मुझे पता नहीं, इनके जिलों में क्या स्थिति है आपको सबसे छुपा हुआ नहीं है कि जिलों में इनका कोई संगठन नहीं है। यहां राजस्थान में पार्टियां तो बहुत है, कागजी पार्टियां, एक अटैची में चलने वाली पार्टियां हैं, लेकिन उनका संगठनात्मक स्वरूप नहीं है। जब तक कोई, यानी ये बात माननी पड़ेगी, कैडर बेस्ड जो पार्टियां हैं वही जनता में टिक सकती है। आंदोलन से बनी हुई पार्टियां थोड़े दिन चमकेगी, जलेगी, चलेगी, लेकिन वो स्थायित्व नहीं ले पाएगी। उदाहरण के रूप में असम गण परिषद आंदोलन से खड़ी हुई, लेकिन सत्ता का सुख भोगने के बाद में समाप्त हो गई। ऐसे कई है, यानी जब तक किसी पार्टी का कैडर नहीं होगा वो कार्यकर्ताओं में अपना विश्वास नहीं बना सकती। इसलिए आवश्यकता है कैडर बेस्ड लोगों की, आवश्यकता है कैडर बेस्ड पार्टी की, आवश्यकता है वैचारिक लोगों की, वो सभी चीजें की आवश्यकता है। अभी चाहे भाजपा की बात हो या कांग्रेस की, इनमें जो शिविर होते हैं या कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की बात है, अभ्यास वर्ग इनके दोनों ही पार्टियों के समाप्त हो चुके हैं। पहले भाजपा में माना जाता है कि अभ्यास वर्ग बहुत होते थे, अभ्यास वर्ग के माध्यम से कार्यकर्ता को पार्टी की रीति नीति से समझाया जाता था। अब मैं भाजपा के नेता बैठे हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा भाजपा की पंचनिष्ठा को कितने लोग जानते हैं, दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को कितने लोग जानते हैं, दीनदयाल जी के वैचारिक बात है उनको कितने लोग जानते हैं। हमें पहले अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए कि संगठन की मूल सोच ये है, संगठन का स्वरूप ये है। कांग्रेस के नेता बैठे हैं, इन्हें इनसे पूछना चाहिए कि जो इनकी कांग्रेस की रीति नीति है, जो कांग्रेस के सेवा दल का उद्देश्य है, वो इनमें से कितने लोगों को मालूम है। केवल हम प्रकोष्ठ बना दें, लोगों को पद दे दें, जंबो जेट कार्यकारिणी बना दें, यही हम लोगों का एक उद्देश्य बच गया दोनों ही पार्टियों का। कितने प्रकोष्ठ बना दिए, कितने आपने सेल बना दिए, केवल लोगों को खुश करने का। खुश रहने के लिए भाई लेटर पैड छपा लो, विजिटिंग कार्ड छपा लो, अब हो गया कि प्रदेश अध्यक्ष अमुक संगठन का। हाँ, ये ठीक आवश्यक है, इससे व्यक्ति को जुड़ने का एक मौका मिलता है, लेकिन जब तक उनमें संगठनात्मक सोच नहीं होगी। आज यहां मैं मान सकता हूं देश में 3 पार्टियों को कैडर बेस मान सकता हूं मैं। वामपंथियों को मैं मान सकता हूं एक कैडर है कि वामपंथी विचारधारा, बीजेपी का कैडर मान सकता हूं मैं संघ का, कांग्रेस का कैडर मान सकता हूं मैं गांधी जी की आइडियोलॉजी का।
लेकिन अन्य दलों का कोई कैडर नहीं है। वो आज समझौता किसके साथ, कल किसके साथ में। पुलवाल जी की पार्टी तो एनडीए में रह भी चुकी है, समझौता भी किया, सत्ता का लाभ भी लिया है। अब चर्चा ही है। सबसे बड़ी बात यह मैं कोट करना चाहूंगा योगेंद्र जी आपको, कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो बयान दिया है कि बसपा के सहयोग से भाजपा की सरकार बन सकती है, किस परिप्रेक्ष्य में दिया है, यह सोचने वाली बात है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि आवश्यकता पड़ी तो बसपा के सहयोग से बनेगी, बीजेडी के सहयोग से बनेगी। चले, लेकिन वो ये मान के तो चल रहे हैं कि बीएसपी के खाते में सीटें आ रही हैं। वो महागठबंधन की वजह से, देखो यूपी में 10-5 सीट भी आती है। आपको मालूम है कि एक वोट से अटल जी की सरकार चली गई थी। तो ऐसी जब परिस्थितियां होती है, एक वोट की आवश्यकता होती है। कई छोटे छोटे दलों को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है। और मैं इस बात को, पुलवाल जी, मुझे आपको ये कहने में कोई शर्म नहीं है, मैं आपसे क्षमा चाहते हुए बोलना चाहूंगा कि बीएसपी राजनीति का लाभ उठाने में सबसे माहिर पार्टी है। यदि आपको लगेगा कि हाँ सत्ता का लाभ कैसे लेना है, तो आप निश्चित रूप से उनके साथ में आने में कोई संकोच नहीं करेंगे। आपको यदि लगेगा कि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बन सकती है, तो आप कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। आपको लगता है कि भाजपा के साथ मिलकर आपको लाभ मिल सकता है, आप भाजपा के साथ आ सकते हैं। कार्यकर्ता लड़ा जाएगा। नेताओं की जो कुर्सी का जो मोह है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। और ये ठीक है, राजनीति में कोई भजन जपने के लिए आता भी नहीं है। राजनीति में हर व्यक्ति को सत्ता चाहिए, और इसको मैं गलत मानता भी नहीं हूं। मुझे लगता है कि ये सभी के लिए कोई इस मिथक को तोड़ने वाला नहीं है। सभी के साथ हालात यही है। रामविलास पासवान बहुत सहज है, चौधरी अजीत सिंह बहुत सहज हैं, संकट मोचक भी कहा जाता है इन लोगों को। मुलायम सिंह यादव भी समय के साथ में अपनी चीजों को बदला है उन्होंने। खैर देखना होगा तो 23 तारीख तक क्या होता है, बहुत जल्दबाजी है। फिलहाल तो हम सेकंड फेज में आएंगे। मैं एक बार वापस विक्रम सैनी जी हमारे साथ में, इनके पास जाना चाहूंगा। विक्रम जी, अभी कुलवाल साहब ने कुछ बातें कही और ये बात सही है कि यह जो इलेक्शन और कैंपेन सारा है, मोदी साहब जब राजस्थान दौरे पे आए थे या किसी भी सभा में जाते हैं, वो प्रत्याशी का जिक्र नहीं करते हैं। और ऐसा लगता भी है, उनको भी लगता है, हम लोग मीडिया रिपोर्ट्स में जब चीजें देखते हैं तो इलेक्शन पूरा बीजेपी की तरफ से या कहें कि देश की तरफ से पूरा फोकस नरेंद्र मोदी पे है। एक तबका कहता है कि अब की बार मोदी सर, फिर एक बार मोदी सरकार, दूसरे लोग कहते हैं अब की बार मोदी भार। तो इशू एक ही है, मोदी पे ही सारा इलेक्शन केंद्रित है। जब वो भाषण देते हैं तो भी यही कहते हैं कि आप जब वोट देंगे या बटन दबाएंगे तो मोदी के खाते में आएगा। इलेक्शन को पूरा उन्होंने अपने पे फोकस करके रखा है। चाहे विपक्ष की पार्टियां भी हैं तो उनकी खिलाफत के नाम पे वोट मांग रही हैं, आप लोग निश्चित रूप से अपने नेता के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो अभी कुलवाल साहब जो आरोप लगा रहे थे कि देश को गुमराह करके और वोट मांगा गया है, कुछ और भी आरोप लगाए, मैं उसको लेकर के जानना चाहूंगा कि एक मुखी चुनाव मोदी साहब ने बना दिया इसको। योगी जी, अभी जो हमारे साथी और बसपा के प्रत्याशी ने कहा है, प्रवक्ता जी ने कहा है, आप अगर एक बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुस्तान का सबसे सशक्त चेहरा, एक मजबूत और लोकप्रिय चेहरा है, जिन्होंने 5 साल में जो कहा था वो करके दिखाया और उनकी कथनी और करनी में कहीं भी फर्क नहीं था। लेकिन आज देश की राजनीतिक दलों की आप स्थिति देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध करते हैं तो आप निश्चित रूप से उनका विरोध कीजिए, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए आप सेना पे सवाल उठाने लग जाते हैं, सेना की शहादत पे सवाल उठाने लग जाते हैं। आप टुकड़े के साथ आप सवाल किसने उठाए सेना पे? कुलवाल साहब, मैं आपके पास में आऊंगा, आपके पास में आपसे जवाब लूंगा। आप जो आरोप लगा रहे थे, विक्रम जी बड़े आराम से सुन रहे थे, आप ही के पास आ रहा हूं मैं, एक बार जरा सुनिए आप। तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये जाके खड़े हो जाते हैं और देश की जनता ने सभी राजनीतिक दलों को और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो वैचारिक फर्क है उसको महसूस भी किया है और उसे अच्छी तरह से समझा भी है। इसका एक उदाहरण तो आप देखिए कि 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी मायावती जी वहां पे अपना खाता तक नहीं खोल पाई, क्योंकि देश की जागरूक जनता ने समझ लिया था कि ये मौकाप्रस्त लोग हैं और ये राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ कभी भी सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए खड़े हो जाते हैं। ये स्थिति आप कांग्रेस की देखिए कि कांग्रेस 415 सीटों पे पहुंची पार्टी आज 44 सीटों पे आके रुक गई है और शायद इस बार उससे भी नीचे जाने वाली है, क्योंकि देश की स्थिति, देश की जनता इन सब लोगों को और अन्य पार्टियों को देख रही है। और बड़े दुख का विषय है कि पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ विरोध के चक्कर में खुद का स्तर गिराती जा रही है। राजनीतिक और वैचारिक स्तर पूरी तरह से खत्म होता चला गया है। गांधी की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में वैचारिक मतभेद पूरे हिंदुस्तान ने देखा और उसका परिणाम सारी जनता के सामने आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री का चेहरा माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और देश उन पे गौरवान्वित महसूस करता है और भारत की जो प्रतिष्ठा दुनिया पे हुई है। विक्रम जी, एक छोटा सा मेरा सवाल है, आपने सबकी आइडियोलॉजी और उनकी निष्ठाओं पे सवाल खड़े किए हैं कि उनका कोई नैतिक आधार नहीं बचा है, आइडियोलॉजी बदल गई है।
लेकिन उमेंद्र दादी साहब ने कहा कि आइडियोलॉजी बीजेपी की भी लुप्त होती जा रही है, जिसको आधार बना करके कहा गया था। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कि जिनके विचारों के ऊपर बीजेपी की नींव रखी गई 80 के अंदर, उन्होंने एक बात कही थी कि राजनीति में लालच आ सकता है, लेकिन कार्यकर्ता किसी भी दल की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर उस लालच में हमारे नेता भी भ्रष्ट हुए तो कार्यकर्ताओं की जवाब और जिम्मेदारी है, क्योंकि जवाब उन्हीं को देना होता है जमीन पर। उस नेता का भी आप विरोध कर सकते हैं और उससे चूकना मत, ये आप पढ़ सकते हैं जाकर नहीं, बिल्कुल दीनदयाल जी। तो दीनदयाल जी का ये वो था। आज हिम्मत है किसी की? कितने कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है कि आपके यहाँ पे हम ये थोप रहे हैं प्रत्याशी, इसको आपको जिताना है। सिर्फ एक होता है कि नहीं, देश के बारे में सोचिए, आप इस बार तो देखिए, फिर बाद में चर्चा करें। कितना कार्यकर्ताओं का रहता है? कोई कार्यकर्ता इस बात को उठाता, क्योंकि ये मैं सवाल इस वजह से खड़ा कर रहा हूं, मैं नाम नहीं कोट करना चाहूंगा यहाँ पे। एक नेता हमारे यहीं पे एक दिन पहले डिबेट में बैठे हुए थे और हमने पूछा ना कि आपकी टिकट की गारंटी की 100% गारंटी है कि नहीं? कार्यकर्ता तय करते हैं और हमारे नेता जो कहेंगे वैसे हम करेंगे। अगले दिन आई वॉज शॉकिंग कि वो वसुंधरा जी के यहां से घर से विक्ट्री सिंबल के साथ में सिंबल लेकर के निकल रहे हैं। ये बताइए, 24 घंटे में विचारधारा धुल जाती है। कौन सी वॉशिंग मशीन है कि आदमी के मन को ऐसा धोकर के निकाल देती है कि उसके बाद में वो बिल्कुल, वो तो घर वापसी भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ में कभी कोई हिम्मत दिखा से, इस आइडियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं कि ऐसा क्यों? योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक आप बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी में सभी टिकटें रायशुमारी के बाद में दी गई थी। सभी क्षेत्रों से जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक और शीर्ष नेतृत्व और जनता के सर, लेकिन पार्टियां ही बदल करके आ गई, दूसरी पार्टी के नेता पे कैसे रायशुमारी हुई होगी आप लोगों की? ये निश्चित बात है, लेकिन आप देखिए कि ये पूरे राजस्थान की स्थिति नहीं है। किसी एक सीट पर या किसी एक क्षेत्र के अंदर कोई स्थिति किसी कारणवश परिस्थितियों की देन हो सकती है, लेकिन पूरे राजस्थान के परिवेश में आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथ मंडल स्तर तक के, जिला अध्यक्ष तक के और प्रदेश के उस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, उनसे पूर्णतः रायशुमारी करने के बाद में ही टिकटों के वितरण का कार्यक्रम किया था। और इसीलिए आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश का कार्यकर्ता हो, मिशन 25 के तहत उनको कार्य में संलग्न है। और निश्चित रूप से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है, कोई बिखराव की स्थिति नहीं है और समस्त संगठन और समस्त पदाधिकारी एक साथ लग के मिशन 25 को निश्चित रूप से कामयाब कर रहे हैं और 12 सीटों में वे हमें निश्चित रूप से पूर्ववर्ती होते हुए सफलता प्राप्त होगी। या विक्रम जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि 163 सीट आप लोगों ने 2008 में जीती थी, माफ करिए 13 में जीती थी। 13 में जीत करके 18 तक आप लोगों का कार्यकाल रहा। लेकिन अभी जो हाल ही के अंदर, ये बात सही है कि आप कह रहे हैं कि साहब 0.5% का अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मैं इसमें जानना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव परिणाम पर अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपका जो एक बहुत बड़ा अंतर लोकसभा चुनाव के दौरान था, वो अंतर सिमट करके कांग्रेस उस पर बाजी मारती नजर आ रही है। इस लोकसभा चुनाव में क्या वास्तव में इसकी कोई तैयारी की आप लोगों ने, या फिर इसी भरोसे पे हैं कि वो इलेक्शन अलग था, अब इलेक्शन अलग है? मैं जवाब लूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कल को कोई नई रोशनी बोल रहा, कर चुका फैसला देश मेरा, मिलकर बोला ये देश मेरा, ये देश मेरा। फिर एक बार मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं महासमर 2019 की। विक्रम जी, मैंने जो जानना चाहा आपसे कि क्योंकि देखिए हम आंकड़ों पे, समीकरणों पे, इन्हीं पे चर्चा कर सकते हैं, और यह जो 12 सीट की मैं बात करना चाह रहा हूं, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ही जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके अंदर कांग्रेस इसमें प्लस कर रही है। योगेश जी, कांग्रेस के पास एमएलए ज्यादा है और एमएलए की स्थिति आप देखिए कि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे रखे थे
निश्चित रूप से वो एक बार जनता को, चाहे युवा, किसान, बेरोजगार, उनको समझ बाग दिखाने में कामयाब हुए। लेकिन निश्चित रूप से जनता को फिर 3 महीने के बाद में जो जनता के अंदर उनका मैसेज गया और जनता ने खुद को ठगा हुआ और इतना आक्रोशित महसूस किया कि जनता पिछली बार से बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल के पार्टियों को और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए निकल रही है। और ये केंद्र का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा है। भरोसा की स्थितियां बदलेंगी, निश्चित रूप से स्थितियां बदलेंगी। चलिए प्रियदर्शी जी आपके पास आना चाहूंगा। यह 9 सीट आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि मैंने कहा कि आपका हैप्पी इंडेक्स भरने के लिए ये जोन आपका हैप्पी जोन हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं। क्योंकि यहां मैं एक छोटी सी बात कोट करना चाहूंगा। 2018 फरवरी में जब बाई इलेक्शन हुआ, डॉक्टर करण सिंह को आपने चुनाव लड़ाया अलवर से और रघु शर्मा जीत करके पहली बार लोकसभा में पहुंचे अजमेर से, लेकिन विधानसभा चुनाव में ही परिणाम बदल गए। तो आप लोग उत्साहित तो हैं विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर के, लेकिन जब लोकसभा बाई इलेक्शन के परिणाम विधानसभा में बदल सकते हैं, विधानसभा के परिणाम क्या लोकसभा में नहीं बदल सकते हैं? देखिए, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। कांग्रेस पार्टी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में, जो वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है उनके द्वारा जो बेहतर कार्य किए हैं, जो अपने कमिटमेंट है उनको पूरा किया है, तो जनता में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बना है। एक अंडर करंट है, जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है वो कांग्रेस के पक्ष में बढ़ा है और निश्चित ही राजस्थान में कांग्रेस की सारी सफलता मिलेगी और 25 सीटें आएंगी। तो अभी आप लोगों को भरोसा है कि अंडर करंट चल रहा है? बिल्कुल अंडर करंट चला है और आगे भी चलेगा। सेकंड फेज में भी भरोसा है? बिल्कुल 61 पॉइंट कुछ फीसदी मतदान इन 12 सीट पे पिछली बार हुआ था। जैसे कांग्रेस पार्टी ने जो अपने कमिटमेंट किए थे, जो आदरणीय राहुल गांधी जी की जो न्याय योजना है, उससे जनता में एक विशेष लगाव देखा जा रहा है। और वहीं अपन दूसरी तरफ देखें तो नरेंद्र मोदी जी के जो कमिटमेंट हैं, जो झूठे वायदे हैं, जो ढकोसले हैं, वो पूरी जनता के बीच में आ चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी भी, चलिए मेरा छोटा सा सवाल है। हाँ चलिए, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। आपने एक बात कही है कि ढकोसला, झांसे और जुमले, जो भी आपकी पार्टी के नेता भी कहते हैं, इसमें बात सही कह रहे हैं आप, ये जो भी होगा। बट मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आज भी आपकी न्याय और जिन मुद्दों को, जिन दावों को आप नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि झूठ के पुलिंदे थे ये, देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि 13 में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे और उस दौरान नरेंद्र मोदी को कैंपेनर बनाया गया था, विधानसभा चुनाव का चीफ कैंपेनर। वहीं से एक उदय हुआ था कि ये प्रधानमंत्री का फेस होंगे 2014 के लिए। जब अक्टूबर में पार्टी को, माफ करिएगा, शायद अगस्त या सितंबर के अंदर गोवा के अंदर सम्मेलन हो रहा था, वहां थोड़ा विवाद हुआ और उसके बाद में इनका नाम टाल दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद में ही एक बड़े फंक्शन के रूप में नरेंद्र मोदी को यह कमान दी गई कि चीफ कैंपेनर के पूरे देश भर में आतिशबाजी की गई, भाजपा कार्यकर्ताओं को जो भी एक सेट किया गया, सारी बातें हुई, एक जोश भरा गया। तब नरेंद्र मोदी अपने स्पीच में एक ही बात कहा करते थे कि यूपीए में जो घोटाले हुए हैं और मैंने जो गुजरात में अपना काम किया है, उसके बदौलत मैं देश को एक भरोसा दिलाना चाह रहा हूं। आज आप लोग आरोप तो लगा रहे हैं कि साहब स्कैम्स हुए हैं, भ्रष्टाचार खूब हुआ है, काला धन नहीं आया, लेकिन आज आपके जो बातें और वादे जो कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पे जो आरोप लगा रहे हैं, राष्ट्रवाद आज भी आपके मुद्दों पर हावी है। इसके बारे में क्या विचार किया आप? देखिए, आज देश की ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवाद तक स्थित हो गई है। और आज सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में अगर कोई ये उनके बारे में, इतिहास के बारे में जानना चाहता है तो साफ तौर पर उसको राष्ट्रद्रोही करार दे दिया जाता है। जो देश की अखंडता की बात करता है, उसको, जो किसी मुद्दे पे बात करता है, विकास के मुद्दे पे बात करता है, तो उसको राष्ट्रद्रोही करार दिया जाता है। जो सरकारी तंत्र है उसको उन्होंने पूरे का पूरा दोहन कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर आज ऐसा माहौल बना दिया है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी रही है जिसने ना सेना को सुरक्षा दी है। इससे पहले इस देश में सेना थी नहीं। एक तरफ तो ये 70 साल का पूरा इतिहास दोहराते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या जब तक राजस्थान में या हिंदुस्तान के अंदर भाजपा की सरकार बनी थी, उससे पहले क्या भारत नहीं था? उससे पहले क्या विकसित भारत नहीं था? ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। जनता को उन्होंने त्रस्त कर दिया। नोटबंदी, जीएसटी ऐसे प्रश्न है। वही सवाल किया आपसे कि ये गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जनता का मार्गदर्शन आप तो करिए। आप अपनी छाप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? मैं बिल्कुल छोड़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं उस पर बीजेपी का अभी जो राष्ट्रवाद का एजेंडा चल रहा है वो उस पर हावी है। मुद्दे
बिल्कुल बिल्कुल, जनता में कोई हावी नहीं है। और मैं आपको ये कहना भी चाहूंगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी खुले मन से जयपुर में अपनी सभा में ये कहा कि मैं आदरणीय मोदी जी को चेतावनी देता हूं, उनको एक सलाह देता हूं, उनको मशवरा देता हूं कि वो चर्चा के लिए आए। वो भाषण में आकर सिर्फ एक वन साइडेड लोगों को झूठे ढकोसले या एक सब्ज भाग ना दिखाएं, एक झूठे वायदे न करें। अगर उनके पास कोई मुद्दा है, अगर उन्होंने कोई 5 साल में काम किया है तो वो चर्चा लेकर आए। जहां वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो पूरा देश जानता है नोटबंदी एक ऐसा भ्रष्टाचारी कदम है जिससे आम जनता की कमर तोड़ दी है, परंतु इन चीजों का कोई जवाब नहीं दिया। राजस्थान में भी अपना एक आरोप पत्र जारी किया था, उसका जवाब दे देते हुए अभी जवाब दिलवाता हूं आपको। एक आरोप पत्र 41 बिंदुओं का जारी भी किया है कांग्रेस ने। विक्रम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी भी प्रियदर्शी जी सवाल उठा रहे हैं कि जनता के बीच जा रहे हैं, क्या राष्ट्रवाद आज राष्ट्रवाद है? किसी आम हिंदुस्तानी में राष्ट्रवाद नहीं है, पहले सेना नहीं थी, ये देश नहीं था। ये एक सवाल आजकल राहुल गांधी भी करते हैं और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता कर रही है। योगेश जी, अगर आप पहले जाके देखें पूर्व की सरकारों में, तो भारतीय सरकार यूएनओ के अंदर जाती थी और वहां जाके बार बार इस बात के लिए आगाह करती थी कि पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है, पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादी भेज रहा है, और पाकिस्तान की शिकायतों का पुलिंदा वहां रहता था। लेकिन उसके बाद अब देखेंगे कि एक सशक्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश की स्थितियां जो बदली है, पाकिस्तान यूएनओ के सामने या चाइना के सामने या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाके बोल रहा है कि भारत से हमारी रक्षा कीजिए और भारत को हमसे बचाइए। लेकिन अब सारी स्थितियों को आप देखें कि कांग्रेस पार्टी के तो जितने भी आरोप और प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, क्योंकि इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, न्यायालय तक को ले आते हैं और फिर न्यायालय में जाके फिर माफी मांग लेते हैं और बाहर आके फिर शुरू हो जाते हैं। तो इनकी कथनी और करनी और इनकी वैचारिक स्थिति पूरा राजस्थान या पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अगर ये अभी न्याय योजना की मेरे कांग्रेसी मित्र बात कर रहे थे, कांग्रेसी मित्र से पूछना चाहूंगा कि 1952 से लेके आज तक इनका एक ही तो एजेंडा रहा है, सिर्फ गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। उसमें भी इन्होंने लिख दिया कि अब होगा न्याय, यानी कि ये खुद मान गए हैं कि अब से पहले इन्होंने न्याय नहीं किया है। मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप की पार्टी है। ये प्रचार करने में माहिर है, फोटोग्राफी करने में माहिर है, सेल्फी लेने में माहिर है, मुद्दे पे ये बात करते नहीं है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने एक आईना देख ले, उन्होंने क्या काम किए हैं उनको वो जग जाहिर तो करे। कांग्रेस ने जो आरोप लगाया उन आरोप को बताए तो सही, कितने स्मार्ट सिटी बना दिए वो तो बता दे, महंगाई से जो कमर तोड़ दी है जनता की वो तो बता दे। वो उनके बारे में क्यों जवाब नहीं देते? आज वो कहते हैं कि भाई हमने देश का विकास किया, तो किस तरह से के विकास किया वो बताए तो सही। आज वो खुले मंच से माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी ने उनको ऐलान किया आप चर्चा के लिए आओ। चर्चा के लिए इनका कोई नेता क्यों नहीं आता है? चर्चा के लिए कभी सामने नहीं आएंगे। ये सिर्फ क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे वन साइडेड अपना प्रचार करते हैं और प्रचार कर करके इन्होंने इस देश को खोखला कर दिया है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल एक बार उमेंद्र दादिश साहब से है। दादिश साहब, हनुमान बेनीवाल नागौर में जाट फैक्टर पे कोई प्रभाव छोड़ पाएंगे? और दूसरा, 9 सीट पे विधानसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी, कुछ प्रभाव रहेगा इस पे? मुझे लगता है कि उनको भाजपा के सामने जो सहयोग, जो समझौता है उसका लाभ भाजपा को मिलेगा, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जैसे जोधपुर में भी बीजेपी को हनुमान बेनीवाल के साथ में आने का फायदा मिल सकता है, बाड़मेर जैसलमेर में मिल सकता है। मैं मानता हूं कि 6-7 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां हनुमान बेनीवाल भाजपा के लिए लाभदायक हो सकते हैं। अब जैसा कि अभी कांग्रेस के साथी उन्होंने बताया कि राजस्थान में मुद्दों की बात यदि की जाए, सेना की आपने बात की जाए, तो मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि बांग्लादेश बना, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि दुर्गा का रूप बताया इंदिरा जी को, यानी उन्होंने सहज ढंग से स्वीकार किया कि ये काम बहुत अच्छा किया, आप लोग भी स्वीकार किया, मगर कहा नहीं है। पर ये हुआ ही नहीं ना, किस जगह दिखाया बता दो। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अटैक के बारे में सर्जिकल आज भी नहीं है। ये मोदी जी को 6 देशों के द्वारा सम्मान दिया जाता है, आप उस पर धन्यवाद नहीं दे सकते? हमें कुछ बातें सहजता स्वीकार करनी चाहिए। कारण क्या है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों में सत्ता संगठन में इतना टकराव है कि उसकी वजह से कार्यकर्ता शोषित हो गया। 67 अरब रुपया घूम के खराब कर दिया इन्होंने इस हिंदुस्तान की जनता का। लोग जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी करोड़ीलाल जी मीणा को लेके आई थी,
कि पूरे मुगल समाज में इसका असर पड़ेगा। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी फूलबाजी राजनीति में गेट ये ही हनुमान बेनीवाल का होने वाला राजनीति में आपसे एक मिनट पूछना चाहूंगा, ये विदेशों में राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ये बात भूल गई दिखती है कि हिंदुस्तान में 2 सीटें भी आई है, ये मायावती जी की अब हम है ना, अब हम 60 सीटें ला रहे हैं। अब आप देख लेना, हम यूपी में 60 सीट ला रहे हैं, आपको दिखा देंगे। फिर क्या करोगे? माफी मांग लेते हैं, गलती हो गई है। आप अपनी ऐसी बात रखिए कि कभी अपने बच्चे सामने आने मिले। देखिए अच्छे ढंग से बात सरकार बनाने के लिए 2 बात है, और अभी से एक दूसरे के बारे में कटु मत बोलिए। पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा, किसको किससे आंख में कांग्रेस के पक्ष में ऊंट बैठेगा। कांग्रेस के पास जो विजन है उससे जनता में, मैं पुनः दोहरा रहा हूं ये बात, अंडर करंट है। मिशन 25 में कांग्रेस पूरी सफल होगी। जो आदरणीय राहुल गांधी जी की जो न्याय योजना है वो पूरी की तरह सफल होगी और वो भारी पड़ेगी नरेंद्र मोदी जी के झूठे दिखाए हुए ढकोसले पे। और जो सर्जिकल स्ट्राइक, जो ये सेना का नाम ले रहे हैं, यही उनको उल्टी भारी पड़ेगी, भारी पड़ेगी। सेना ही उनकी बात भारी पड़ेगी। हमें कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए। सेना का सम्मान करते हैं, परंतु आज पहली बार ऐसा हुआ है जो सेना को अपने भाषणों में बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी उपयोग करते हैं। पाकिस्तान का क्या किया? आज से पहले क्या पाकिस्तान पे युद्ध नहीं किया गया था? अगर इनको इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान से, पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं? ये ज्यादा क्यों पाकिस्तान का नाम लेते हैं? और पाकिस्तान के उन्होंने इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि हमारे अगर भाजपा जीतती है तो हमारे पक्ष में रहेगा। तो हम तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये पाकिस्तान से मिले पाकिस्तान से मिले हुए। आज अजहर मसूद है, उसको किसने छोड़ा था? आज ये इतिहास में जाए तो ये अजहर मसूद को किसने छोड़ा था? जी चले, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा आप सभी को। तो सेकंड फेज के लिए हर राजनीतिक दल का अपना दावा है, लेकिन देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि महासमर के इस हवन में आप आहुति अपनी जरूर दें, वो वोट के जरिए दे सकते हैं। आप मतदान जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।